Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan. I did my MPhil and Master from Government College University Lahore, and this is my introductory session about chemistry lecturer interview preparation. So आज हम जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सपीरियंस जो कुछ टीचर्स से सुना है या जो बाकी कैंडिडेट से सुना है, या फिर वहाँ पे जब मैं कमीशन ऑफिस गया हूँ, मेरा इंटरव्यू है, जो मैंने लर्न किया है, वो अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूँगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है इस सेशन में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर मार्क्स की बात करते हैं, जब सिलेक्शन होती है तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास 45 मार्क्स वो होते हैं जो हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हुआ है, जो आप लोगों ने टेस्ट दिया और रिज़ल्ट आया, 45 मार्क्स वो हो गए, ठीक है। ये सारा एग्रीगेट बन के ओवरऑल मेरिट बना करते हैं, ठीक है। अच्छा, 45 मसन मार्क्स वो आ गए। इसी तरह गोल्ड मेडल के मार्क्स, एक बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन, मैट्रिक में अगर आपको फ़र्स्ट पोजीशन कोई मेडल वगैरह मिला है, ठीक है, तो वो आपका नंबर है। एक आपका एफएससी के आगे, एक आपका बीएस के गोल्ड मेडल का है, तो 3 ये नंबर होते हैं, ठीक है। अगर किसी के ये हैं तो वो इसके लिए क्लेम करें। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपको इस पर मार्क्स देंगे जी, ठीक है, कि आपके एकेडमिक में काउंट होगा। ओके, एमफिल अगर किसी ने किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा एमफिल का, ठीक है। और किसी ने पीएचडी की है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह किसी कोई हाफिज़ कुरान है तो उसको भी कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। मगर याद रखें, अगर हाफिज़ कुरान है उसको 3 नंबर तो मिलेंगे, बट वहाँ पे उसके बाद सनद होनी चाहिए। और इसी तरह वहाँ से क्वेश्चन मसन कोई आयात भी पूछते हैं, वो मुकाम मजीद उनके पास होता है, कुछ मसन तीसरा, नौवां और इस छठा पारा, इस तरह वो पूछते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड बना हुआ है। ओके, सिमिलरली हमारे जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। और जो एकेडमिक है, ठीक है, जितनी आपके मार्क्स हैं ओवरऑल, तो वो हमारे पास कितने होते हैं, वो 20 होते हैं जी, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है। अच्छा, इन बाकियों से तो हमारा कंसर्न नहीं है। मसलन जो टेस्ट होना था हो गया, आपके 45 टोटल थे, जितने आपने लिए 20 लिए, 22 लिए, 25 लिए, 30 लिए, जितने भी हो गया, इस पे आपने नहीं फोकस करना जी, जो हो गया सो हो गया। इसी तरह आपके गोल्ड मेडल है तो वो है ही है ना, वो तो आपको मिलेगा, उस पर भी कोई वो नहीं है। एमफिल है तो वो मार्क्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपने चेक करने के लगे हुए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपने चेक करना है। पीएचडी है तो वो भी आपको मिलेंगे। हाफिज़ कुरान के मार्क्स मिलेंगे, उसको थोड़ा सा वो रिवाइज़ करना है, वो आपको मिल जाएगा बड़े इजीली जी, ठीक है। मसलन थोड़ी बहुत चीज़ों को देखने तो आपको 3 मार्क्स दे ही देते हैं। इसी तरह हमारे जो इंटरव्यू है वो आपके पास क्या है, 25 मार्क्स है। तो अभी आपके हाथ में जो चीज़ है वो ये इंटरव्यू के मार्क्स 25 मार्क्स, सिर्फ आपने इस पर फोकस करना है। इसमें आपने अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस शो करनी, इन 25 मार्क्स को आपने कैश करना है। यही हमारे पास है। जो एकेडमिक आपने जो एमएससी में नंबर लेने थे, जो एफएससी में लेने थे, वो तो आपने ले लिए, ठीक है। वो तो आपको जितनी परसेंटेज बनती है वो आपको मिलेंगे। आगे मैं इसका फार्मूला बताता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो ये तो हमारा आ गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं पता तो वो यहाँ से चीज़ें देख लें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एकेडमिक फार्मूला, एकेडमिक मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स, जितनी डिग्री में आपने टोटल मार्क्स लिए, जितनी आपकी डिग्रियां हैं, मसलन मैट्रिक, एफएससी, बीएस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एमफिल। एमफिल क्योंकि 1 नंबर मिल रहा है ना, उसका यहाँ पे उसका स्कोर यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मैट्रिक, एफएससी और बीएस, ठीक है। इनके जो आपके मार्कशीट होती है उस पर आप देखें आपके पास मार्क्स कितने हैं, ठीक है। मार्क्स कितने हैं, कितने आपने ऑब्टेन किए, और डिवाइडेड बाय टोटल मैट्रिक के कितने थे, एफएससी के कितने थे, बीएस के टोटल मार्क्स कितने थे, उस पर इसको क्या करें, डिवाइड करें। और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, 20 से, क्योंकि 20% है, 20 मार्क्स है टोटल। तो आपके पास ये आपका आ जाएगा, ये राउंड अबाउट 14 से लेके 17 तक, इस रेंज में
बहुत अच्छा हुआ तो शाज़ नादर 18 चला जाते। यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, तो ये इस रेंज में आते हैं, ठीक है। आप अपना अपना चेक कर लेना कि क्या आता है, फिर इंटरव्यू वाले दिन वहाँ पे भी मैं आगे बताऊँगा, वहाँ पे भी आपने चेक करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये बताऊँ मसलन आपका एकेडमिक बन रहा है 16.4 या 16.49, ठीक है, तब आपका जो एकेडमिक है वो सिर्फ 16 काउंट होगा, इससे ऊपर वाले नहीं हो। राउंड ऑफ करके वो सिर्फ आपके क्या करेंगे, वो आपको 16 ही काउंट करेंगे, ठीक है। मगर अगर आपका एकेडमिक बन रहा है 16.5150, तो तब वो इस मार्क्स को 17 में काउंट करेंगे, ठीक है। अगर 0.5 से ज़्यादा है तो 17, कम है तो पिछला वाला नंबर काउंट करेंगे, जैसे राउंड ऑफ का फार्मूला, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एज मिलता है और एक मार्क्स बहुत माने रखते हैं कमीशन में। ओके जी, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात में क्योंकि रिसेंटली ये केस भी हुआ है तो वो मैं भी आपको बता दूं। होता ही है कि जब मसलन आप लोगों का जब फाइनल एग्रीगेट बनते हैं, मसलन आपके 64 बने, कोई दूसरा कैंडिडेट उसके भी 64 बने, सीट एक है, ठीक है, लास्ट पे जो है दोनों के बराबर है, तो तब वो लोग देखेंगे कि इंटरव्यू में जिसके ज़्यादा नंबर हों तो उसको वो क्या करेंगे, वो दोनों का आल दो कि दोनों के एग्रीगेट ज़्यादा है, मगर एक के अगर 20 मार्क्स है इंटरव्यू में, दूसरे के कितने 19 है, तो वो 20 वाले को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, उसको वो सीट अलॉट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर हैं तो वो उसी को प्रेफर करेंगे। एक चीज़, मगर अगर इंटरव्यू में भी बराबर है, मसलन दोनों के 20-20 हैं, ठीक है, और ओवरऑल एग्रीगेट भी बराबर है, तब वो जो देखते हैं तो वो एज को देखते हैं जी। वो एज जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, उसको सीट अलॉट करेंगे। जिसकी एज कम होगी तो उसको वो चांस नहीं देंगे। ये आपने याद रखना है, ये KPPSC का रूल है, आप उस पर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। थिंग मस्ट डू बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपने क्या क्या करना है, ठीक है। मसलन आपके इंटरव्यू आपको पता चल गया है कि मेरा 2 दिन बाद 5 दिन बाद इंटरव्यू, तो एक काम आपने ये करना है कि आपके पास क्या हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, उसकी फ़ाइल हो। बहुत हाई फाई फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंप्रेशन सिंपल सी फाइल, ट्रांसपेरेंट किस्म का जो होता है, सादा सी, ठीक है। और कुछ लोग पूरा वो जिस तरह पूरा बक्सा सा बना देते हैं तो बड़ा awkward सा लगता है, ठीक है। सिंपल सी वो लें, इन्वेलप लें, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखें प्रॉपर करके, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए। इसी तरह इंटरव्यू लेटर जो आपको बाय पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा, या फिर आपको मसलन आप वेबसाइट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप ले लें, वेबसाइट से प्रिंट निकाल लें, या जो ओरिजिनल है उसको रखें, ठीक है। आपकी जो पब्लिकेशन है या जो थीसिस है, ठीक है, उसको अपने साथ लेके जाना है जी, ठीक है। वो मांगते हैं ये चीज़ें। पब्लिकेशन है तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, थीसिस है तो आपका एरिया कम हो जाता है। वो आपको थीसिस से क्वेश्चन करते हैं तो मसलन रेंज आपको पता चल जाती है कि इसी से आपको क्वेश्चन होंगे। यूनिवर्सिटी वाला प्रोफेसर जो है तो वो इससे क्वेश्चन करते हैं अक्सर। ओके, आपने आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो अटेस्टेड कॉपी, एक एक कॉपी ना अटेस्ट के करके, जो मसलन डिफिशिएंसी है तो वो तो लाजमी है, डिफिशिएंसी के अलावा भी एक अटेस्टेड कॉपी आपने रखनी है, साथ अपने 1-2 अटेस्टेड फ़ोटो भी रखने हैं। इन केस वहाँ पे मसलन उनके पास अगर फ़ाइल में नहीं है तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, टेंशन नहीं बनेगी। एक चीज़ और, जो इंटरव्यू लेटर आपको मिले वहाँ पे नीचे डिफिशिएंसी मेंशन होती है कि ये करेक्टर सर्टिफिकेट लाना है, ये फ़लानी DMC लानी है, ये वो, तो अगर कोई लिखी है तो उसको लाजमी साथ लेके जाना है। ओके, उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट में मसलन गवर्नमेंट जॉब में, तो आपने NOC अपने डिपार्टमेंट से आपने NOC साथ लेके जानी है, ठीक है, ये काम करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रॉपर स्लीप करनी है लास्ट डेज़ में। लास्ट डेज़ में आपने क्या करना है, प्रॉपर स्लीप करना है, प्रॉपर सोना है जी। मसलन जो हो गया सो गया, 8-10 घंटे जितना भी आप सोते हैं जिसमें आप सही रिलैक्स हों, ठीक है। आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है, जो आपका माइंड है, वो सही शार्प होना चाहिए ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। वो आपको सही चीज़ों को क्लिक करे और सही वो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बंदा बावला सा होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन कोई और करेगा, आप आंसर कोई और दे रहे हो, बाद में आप जब निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई ये तो मुझे आता था, मगर आपने वहाँ पे से क्यों, कि आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं है। तो माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू के कम से कम लास्ट वीक में आप फुल नींद करें, जितनी मसलन जितना ईजी रह सकते हैं। एक चीज़, सही हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट करें इंटरव्यू डे, ठीक है, इंटरव्यू डे पे, क्योंकि ज़ाहिर है टेंशन होती है, प्रेशर होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो अच्छा आपका नाश्ता होना चाहिए। इसी तरह
इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ पानी की बोतल रखें, इंटरव्यू के अंदर ना लेके जाएं, जब जहाँ पे इंटरव्यू वहाँ पे नहीं लगे, मगर जब वेटिंग एरिया में आपको काफ़ी सारा वेट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे भी होते हैं सुबह 9 बजे के आप बैठे होते हैं, आपको 2 बजे नंबर आ रहा है, तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, नेचुरल है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, हर किसी पे होता है, एग्ज़ाम नाम ही प्रेशर का है, मगर इसको हैंडल करना है। पानी वगैरह आप पीते रहेंगे तो ये चीज़ कवर होती रहेगी, ठीक है। ना ज़्यादा सारी बोतल ख़त्म होंगी, एक एक बूंद थोड़ा छोटा छोटा सी वो करके पिए, और तो ये एक अच्छा वो आप फ्रेश भी रहते हैं ऐसे, ठीक है। और आप इस तरह प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। एक कुछ अपने साथ कैंडीज़ वगैरह, ठीक है, ये रख लें। मगर फिर वही बात करूँगा कि इंटरव्यू जहाँ पे हो रहा वहाँ नहीं, ये चीज़ें वेटिंग एरिया के लिए, ठीक है। कोई आपके पास चॉकलेट वगैरह, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है। अक्सर लोगों का बीपी लो हो जाता है, तो मसले बनते हैं, तो आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडीज़, ये चॉकलेट्स, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं लेके गया था, मैं नहीं लेके गया था, मेरे साथ एक मेरा कज़न था, तो उसके पास ही कैंडीज़ वगैरह थी। मैंने उसे बताया था ये चीज़ें साथ रखनी है, तो मैं इनको खा रहा था, पानी पी रहा था। बल्कि इवन मैंने तो चाय भी डिमांड की थी कि वो उनके जो लोग होते हैं, मैंने कहा ये कि मैं चाय पीता हूँ, मैं सेट नहीं हूँ, तो मुझे चाय दें। तो उन्होंने, अच्छे लोग होते हैं, वो चाय भी मुझे पिलाई थी। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी, आपका ब्लड प्रेशर हो गया तो ये आपको करते हैं। और वैसे भी आप अगर एक आध कैंडी खाए, चॉकलेट खाए, इसमें कोई हार्मोन होते हैं, बंदे को क्या करते हैं, खुश कर देते हैं। वैसे ही ये क्या डेयरी मिल्क वगैरह, तो बंदा वैसे ही अच्छा फ़ील करते हो। जब आप अच्छा फ़ील करते हैं तो आपकी बॉडी में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। खैर, ये तो थी कि मस्ट डू बिफोर इंटरव्यू आपने ये करना है। ओके, बात करते हैं अपना असल पॉइंट की तरफ, जो हमने यहाँ पे करना है, सिलेबस क्या कवर करना है। तो सिलेबस में मसलन जो चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तैयार की होंगी, अच्छी खासी आपने प्रिपरेशन करनी की होगी। मुझे इस बात का आइडिया है कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन, मगर फिर भी मसलन कोई एरिया अगर यहाँ से ड्रॉप हुआ है तो आप उसको अभी भी टाइम है देख सकते हैं। तो जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें पहले तो ये कि एफएससी मस्ट करनी है जी, कुछ नहीं छोड़ना है एफएससी से। एफएससी आपकी, मैं अगर ये कहूँ कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो तो शायद बेस्ट है, ठीक है। एफएससी आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एफएससी पढ़ाएंगे तो, और एफएससी आपको आती है तो फिर बाकी चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बीएससी लेवल की है, एम यूनुस की बुक है, वो आपको उसकी हाउ नो आनी चाहिए, ठीक है। और बेसिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़फ़र इकबाल लेवल तक आपको आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक नहीं है, मैं तब बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अभी जनरल बता रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन में बताता हूँ। इसी तरह आपने फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो बीएससी लेवल की है वो आप पढ़ के जाएँ, क्वांटम वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये वो, ठीक है। इसी तरह एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एफएससी लेवल की जो है, तो वो उस पे आपको अच्छी, और इससे भी थोड़ा सा अगर इसको एक्सटेंड भी कर लें, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट चीज़ों, उन चीज़ों को भी देख लें, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन बेस्ड आ जाती है, ठीक है, तो बेहतर हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, उसके जो एरिया, प्रोटीन, फैट, ये वो, ग्लाइकोसाइड, ये बाकी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये एमाइनो एसिड वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, ये जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है बायो, वो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या एटॉमिक बम में यूज़ होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इसमें फ़र्क होता है, क्यों एनर्जी रिलीज होती है, कि लोगों का इंटरेस्ट होता है, स्पेशली चेयरमैन का बहुत इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। ज़ाहिर है जो बंदा सब्जेक्ट का नहीं है तो उसको फिर इन्हीं चीज़ों में होगा ना इंटरेस्ट, ओवरऑल तो फिर यही होते हैं। और ज़्यादा फिर ज़ाहिर है जिस बंदे की वो ना हो तो वो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पे फोकस करते हैं ना। अच्छा, इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको हाव नो की क्रोमेटोग्राफी, ये जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं मसलन स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में, ये वो, तो ये टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स स्पेशली हमारे एफएससी के, ये आप पढ़ के जाएँ, इनके जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग, ऐसा क्यों होता है, फिनाफ्थिलीन को क्यों उसके साथ नहीं यूज़ कर सकते, वीक बेस के साथ, मिथाइल और इनको क्यों उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नहीं यूज़ कर सकते। तो इन चीज़ों को, ये जो वो दिए होते हैं ना क्वेश्चन आंसर उसमें लास्ट में, वो आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल्स पढ़ के जाएं, जो स्पेशल कुछ किस्म के टेस्ट हैं, लेजाइन टेस्ट, ये वो, तो साल्ट एनालिसिस, इन चीज़ों के बारे में आपको पता हो जी।
इसी तरह स्पेशलाइजेशन कोर्स से मेरा ये मुराद है किसी की स्पेशलाइजेशन अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक की जो स्पेशलाइजेशन, मसलन ऑर्गेनिक में आपके पास नेचर प्रोडक्ट, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वगैरह, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरह किसी की अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन है तो ग्रुप थ्योरी, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर फिज़िकल केमिस्ट्री का तो एडवांस जो फिज़िकल है तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ना भी हो मगर उसकी हाव ना हो चीज़ों की, ठीक है। ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट ना भी हो मगर चीज़ों की हाव ना हो। तो इसी तरह किसी की अगर अप्लाइड है या एनालिटिकल है तो उसको एडवांस वो चीज़ों का अपने जो स्पेशलाइजेशन में वो पढ़ते हैं उनका पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने थीसिस की है या रिसर्च पेपर की है उसके बारे में आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। पता होता भी है, ज़ाहिर है बंदे ने किए होते तो थीसिस पे आपने कमांड, क्योंकि आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, मतलब आप ख़ुद उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि ये आपने किए, तो इट्स मीन वो आपको आना चाहिए थीसिस, ठीक है। ये हमने जो एरिया करने हैं, जो आपने सिलेबस अपना कवर करने हैं वो ये वाला है, ठीक है। आपने इस सिलेबस को लेके चलना है। ये मैंने आपको एरिया बताया कि इसमें आपने करना। कोई हाफिज़ कुरान है तो फिर वो अपनी मंजिल वगैरह भी पक्की करे। ओके, तो ये तो बात होगी सिलेबस की। अब चूँकि टाइम कम है, कुछ लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, तो जितना मैंने बताया अगर इतना ये तो टाइम लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों का इंटरव्यू अगर जल्दी है या जिनके जल्दी नहीं भी है वो पहले इसको कवर करें, ठीक है। उसके बाद जब टाइम बचते तो बाकी चीज़ों पे जाएं। तो मैं स्मार्ट कोर्स में कोर्स मैंने लिखा नहीं है, मैंने जस्ट पॉइंट लिखे हैं। स्मार्ट कोर्स आप करें, ये कम टाइम आपका लेगा मगर ये चांस वाली बात, खैर हो जाता है आपको ओवरऑल इंटरव्यू से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताऊँगा स्मार्ट सिलेबस, ठीक है, स्मार्ट कोर्स बताऊँगा क्या, क्यों, चूँकि जिन लोगों का टाइम का में इंटरव्यू जल्दी है तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये कि पहला पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे वो किया, तो आपने क्या करनी है, FSC, ठीक है, FSC करनी है। सेकेंडली अगर आपकी ऑर्गेनिक है तो आपने BSc से सिर्फ ऑर्गेनिक को छेड़ना है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अगर मेरी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक तो BSc लेवल की सिर्फ इनऑर्गेनिक पढूँ, ऑर्गेनिक उसको छोड़ दूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी स्पेशलाइजेशन फ़िज़िकल है तो मैं BSc से सिर्फ फ़िज़िकल पढूँ और साथ अपनी स्पेशलाइजेशन को नहीं छोड़ना, ठीक है। ये बाकी चीज़ों से आप बच जाओगे। कि अगर आपके पास टाइम कम है तो स्मार्ट को FSC आप करो, BSc से जो आपका स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है, अगर ऑर्गेनिक है तो BSc की सिर्फ ऑर्गेनिक करो, अगर इनऑर्गेनिक तो BSc की सिर्फ इनऑर्गेनिक करो, अगर फिज़िकल है तो BSc की सिर्फ फिज़िकल करो और अपना जो मास्टर का कोर्स है उसको थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के बंदे होते हैं वो मास्टर उस लेवल पर पढ़ा रहा होता है तो वो तो पूछेगा ये BS का कोर्स है, ठीक है। इसी के अलावा आपका जो थीसिस है या रिसर्च पेपर है आप उसको देखें, ठीक है। ये आपका स्मार्ट कोर्स आ जाता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसके लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी, और बहुत अच्छा फिर भी हो जाएगा। ओके जी, स्मार्ट कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया FSC करनी है। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है BSc का सिर्फ वो कोर्स करें, स्पेशलाइजेशन को पढ़ें। आपका थीसिस है या कोई पेपर है पब्लिश है उसको पढ़ें, ठीक है। ये आपका स्मार्ट कोर्स शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है। ओके, इंटरव्यू डे पे क्या आपने करना है, देखें। पहली बात तो आपने क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी बात है, क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता, उसने पूछा आपको नहीं आता, आपने सॉरी कर देना। अगर सॉरी किया तो बैड इंप्रेशन नहीं है, मगर गलत आंसर किया तो ये ज़्यादा बैड इंप्रेशन है, ठीक है। इंसान है, कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उससे ये रह भी सकती हैं। जो आपको नहीं आता आप स्ट्रेट फारवर्ड उसको सॉरी कर दें, ठीक है, क्वेश्चन में। मगर जब आपको क्वेश्चन नहीं आता आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। तो बी कॉन्फिडेंट, पहली बात आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। मसलन बाकियों से तकब्बर के ज़ुमरे में ना आए, मगर ये कि आप मसलन ईज़ी रहें। लोग होते हैं डरे होते हैं, पता नहीं ये मुझसे अच्छा है, इसको बहुत आती है, ये वो, तो वहाँ पे आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश भी करते हैं साथ वाले, ठीक है। मसलन कोई ऐसी टर्म बोल लेते हैं या आपको पता है नहीं पता यार, आपने नहीं पढ़ी, बस गोली मारो ख़त्म, ठीक है। आपने उसको नहीं छेड़ना, बस जो आपने पढ़ लिया है मोर देन इनफ, ठीक है। उस डे पे आपने नहीं छेड़ना, बस कॉन्फिडेंस रहना है कि आपको अच्छा आता है, आपने बेहतरीन तैयारी की है। ये चीज़ें अपने उसमें अपनी जो स्ट्रगल है उस पर आपने सोचना है कि मैंने ये नहीं सोचना जो आपको नहीं आता उस एरिया का नहीं सोचना। आपको क्रोमेटोग्राफी नहीं आती ना, आपने उसका सोचना ही नहीं है। आपको अगर UV विजिबल आती है, NMR नहीं आती, NMR का सोचो, UV विजिबल का सोचो कि यार वो आपको बहुत अच्छी आती है। लाजमी तो नहीं है कि वो 15-20 मिनट में आपसे वही पूछेगा जो आपको नहीं आती। जो आपको आती है तो उस पर वो करो कि मुझे ये भी आता है, ये भी, ये ना सोचो कि मुझे क्या क्या नहीं आता, ठीक है। एक बात कॉन्फिडेंट।
दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंसिडर योर सेल्फ एज लेक्चरर। अपने आप को लेक्चरर कंसिडर करें कि मैं लेक्चरर हो गया हूँ, हो गई हूँ, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ऐसे करेंगे तो आपकी अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मसलन आप अपने ही नहीं सोचते कि मैं लेक्चरर हूँ, तो आप क्या सिलेक्ट होंगे ना। तो आप अपने आप को अपने अपने आप को ये मनवाएं कि यस आई एम लेक्चरर। अपने शीशे के सामने या अपने आप को बोलें, ऐसे कॉन्फिडेंट हों, लेक्चर कंसिडर करें आप अपने आप को, ठीक है। एक चीज़ ये मसलन एक चीज़ के लिए अपना माइंडसेट बना लेना, मैं हो रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आपको अपने ऊपर खुद ही एतमाद नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि यस आई एम लेक्चरर, आई विल बी सिलेक्ट। ओके, ये बात। थर्ड जो है, एवॉइड्स नेगेटिव टॉक्स एंड थिंकिंग। नेगेटिव टॉक्स, लोग डरे होते हैं, अंदर ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ना घबराएं, लाजमी नहीं कि जो उससे पूछा आपसे भी वही पूछेगा, ठीक है। आप क्या रहें, पॉजिटिव रहें, इजी रहें, ठीक है। और थिंकिंग, ये ना सोचो वो मसलन होता है ना, एक नेचुरल है, मुझसे ये ना पूछ ले, फिर बंदा किताब खोलते, ये ना पूछ ले, फिर किताब खोलते। नहीं, ऐसी चीज़ जो आपने की है मोर देन बट इट्स ओके, जो होना तो हो गया। अब 10 मिनट में आप 10 मिनट में 1 घंटे या 2 घंटे में आप कुछ नहीं कर सकते, बस इट्स ओके, जो आपने करना था कर लिया, ठीक है। पॉजिटिव रहें। ओके, उसके बाद डू योर बेस्ट। अपने आप से जो हो सकता है, जितनी आप में एफ़र्ट है, एनर्जी है, अपनी तरफ से बेस्ट करें, ठीक है। कोई कमी पेशी ना रहें पढ़ाई में, ये वो जो भी हो सकता है। फोकस ऑन 25 का मतलब है कि इंटरव्यू के 25। नहीं सोचना कि उसके जो आपके साथ बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, उसके तो मसलन 28 मार्क्स हैं और मेरे 23 मार्क्स हैं। नहीं, माइंड में ये बात आनी नहीं चाहिए। सो जस्ट 25 के लिए वो भी compete कर रही है, आप भी कर रही हैं, ठीक है। तो आपने इन 25 पे सोचना है, ये ना हो कि वहाँ पे ही आप प्रेशर लें। ये तो सिलेक्ट हो जाएगी कि इसके मसलन इसके इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, मेरे इतने कम हैं, तो मुझे इतने लेने और ये इतने भी लेके सिलेक्ट। ये जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं खुद से, नहीं, आपने जस्ट 25 पे स्कोर करने के, यही जो आपने टेस्ट में किए ज़्यादा आए फिर भी नहीं सोचना, कम आए फिर भी नहीं सोचना, बस इन 25 पे करने के, इसमें से ये जो 25 है इसमें से मैंने मैक्सिमम लेने हैं, ये बस। क्योंकि उस टाइम आपके पास, आपके हाथ में यही है और इसके लिए आप कम्पीट कर रहे हैं, तो इसी 25 के बारे में। कम है तो फिर भी नहीं घबराना कि मेरे मार्क्स टेस्ट में कम है तो मुझे इंटरव्यू में क्या होगा। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर भी इजी नहीं होना कि मेरे टेस्ट में ज़्यादा है। आपने 25 पे क्या करना है, फोकस करना है, ये चीज़। उसके अलावा ड्रेस वेल, अपनी ड्रेसिंग बेहतरीन से बेहतरीन चूज़ करें, सर्च करें, चीज़ों को देखें, कंपेयर करें, क्या आपकी बॉडी के साथ, आपके फेस के साथ क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कोई ड्रेस आप पहन रहे हैं तो अपने उधर बिल्कुल उसको कवर करके शीशे में देखें आपके साथ क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। बेहतरीन ड्रेस पहने। इसके अलावा गिव एक्स्ट्रा टाइम योर पर्सनालिटी। उस डे के ऊपर अपनी पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा टाइम दें। मसलन अगर आप नॉर्मली आधा घंटा लगाती हैं तैयार होने में, या लगाती हैं तैयार होने में, तो उस दिन घंटा सवा घंटा लगाएं, ठीक है। टाइम से उठें, बेहतरीन किस्म के तैयार हों, ठीक है। कोई कमी पेशी ना रहे, जितने आप हो सकते हैं। ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा काम ओवर हो, मगर ये कि जो होता है ना बहुत ज़्यादा बंदा, वो भी ना हो कि बिल्कुल ही, समझते हैं आप लोग। तो ये कि थोड़ा बराबर सा ना, कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो भी ना लगे, मगर अपनी तरफ से बेस्ट। मसलन आपका फेस लगे कि निखरा निखरा सा हो, तो इस तरह ये वो बाल आपके प्रॉपर बने हो, कटिंग वगैरह आपकी, अगर आपने कटिंग नहीं कराई तो वो की हो, ठीक है। अच्छा सा ड्रेस, जितना अच्छा ड्रेस हो सकते और अच्छी लुक। इनके मार्क्स नहीं होते, मगर आपकी जो, जब मसलन आपकी लुक अच्छी होती है ना, आप यही देखें, जब बंदा नया सूट पहनता है ना, नया ड्रेस पहनते हैं, तो वैसे ही उसमें एक एनर्जी होती है। और इसी तरह जब बंदा के जो कपड़े लगे होते हैं वो मसलन इतने अच्छे नहीं होते, वो होते हैं, क्या नाम है, पुराने होते हैं या थोड़े गंदे होते हैं, तो बंदा वैसे ही ढीला ढीला से रहता है। तो इस तरह ये कि ये चीज़ें आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक चीज़, ओके, ये होगी बात जी। इसके अलावा KPPSC एनवायरनमेंट ऑन इंटरव्यू डे। KPPSC का क्या एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू डे के ऊपर। आपने 9 बजे से पहले पहुंचना है, पहली बात, ठीक है। वहाँ पे आपके सुपरिटेंडेंट आपको वेटिंग एरिया में बिठाएंगे, सुपरिटेंडेंट आएंगे, फ़ाइल उनके पास होगी, आपका मसलन नाम पुकारेंगे, आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। मसलन आपने वहाँ पे फिर अपना देखना है, आपने आपके एकेडमिक लिखे होंगे वहाँ पे देखने कि आपको एमफिल का नंबर दिया है कि नहीं। अगर आपके एमफिल है,
इसी तरह ये सारी चीज़ें देख के फिर वो आपसे साइन लेंगे, वहाँ पे आपने साइन करना है। आपने ये देखना है कि आपका नंबर कौन सा आ रहा है। ये बात हो रही है 9 बजे की, ठीक है। 9 बजे वो ये सारा काम कर देंगे। इंटरव्यू रूम में ईजी होके बैठें, ठीक है। अब आपके वो नंबर बता देगा कि छठे नंबर पे आपने जाना है या पहले पे या तीसरे पे, वो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ऑन दैट डे। वैसे तो मार्क्स की बेस पे बुलाते हैं, मगर उस डे में जिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसके ए से नाम स्टार्ट हो रहे तो वो पहले आएगा, और जिसका जेड वगैरह से तो वो लास्ट में, ठीक है। अटेंडेंस आपने लगा ली। उसके बाद इंटरव्यू मेंबर की इंटरव्यू रूम के साथ ही आपका वेटिंग रूम होता है, ठीक है। उसमें नॉर्मली जो आज कल चल रहा है तो 4 लोग होते हैं, ठीक है। एक आपके कॉलेज का होता है जी, ठीक है। कॉलेज से एक टीचर आए, प्रोफेसर वगैरह। एक यूनिवर्सिटी का होता है। इसी तरह एक चेयरमैन होते हैं और एक और बंदा होते हैं, वो HEC का रिप्रेजेंटेटिव। जब हमारा था तो उसमें 3 थे, ठीक है। तो मगर ये वैसे ही है कि 4 लोग। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एमंग मेंबर, ये एक आइडिया अंदाज़ा ये है कि टोटल 25 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन करेंगे 3 लोग, चेयरमैन, ठीक है, यूनिवर्सिटी मेंबर और कॉलेज मेंबर। तो एक रफ सा जो आइडिया है वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मेंबर के पास भी 10 मार्क्स होते हैं, चेयरमैन के पास 5 और जो कॉलेज का मेंबर है उसके पास भी 10 होते हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से मार्क्स लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये बात करूँ कि जो मसलन वो लोग ये तो मार्क्स की जनरल से डिस्ट्रीब्यूशन है। आपसे वहाँ पे ये है कि जब आपका इंटरव्यू हुआ, आप बाहर आए, उसके बाद 2-4 मिनट होते हैं तो वो आपस में डिसाइड करके आपकी स्कोरिंग कर देते हैं उसी टाइम के ये किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ उसकी, इसके अलावा डेमो आपने प्रिपेयर करने हैं जी, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से 2-4 टॉपिक पे डेमो, हाँ, उस टॉपिक पे देना है जो आपको अच्छा आता हो, जिसको आप अच्छे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर लिहाज से। उसकी 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करके जाए, ठीक है। 2-3 टॉपिक ऐसे करें, क्या पता हो वो टॉपिक अगर किसी ने कर लिया हो तो वो आपको ये भी कह सकते हैं कि ये टॉपिक चेंज करें, कोई और कर लें। तो पॉसिबल है तो आप 2-3 टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करें डेमो। उसके बाद इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप बड़े इजी होके तहम्मुल से वो दे के आएँ। अच्छा, ये आई थिंक लास्ट साइड, ओके। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जब अब होता क्या है प्रैक्टिकली, कि आप जब इंटरव्यू मसलन आपकी बारी आती है, बेल बजती है, तो वो अटेंडर आपको वहाँ पे होता है, वो आपको कहते हैं कि जाएं, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो आपको ख़ुद लेके जाते हैं, ठीक है। आप जाएंगे, चेयर के पास आप खड़े होंगे, वो आपको चेयरमैन बैठने का कहेंगे तो आप बैठ जाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स सामने टेबल होती है, उन पे रख दें अपने जो थीसिस है डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल ईजी हो के चेयर के साथ पीछे टेक लगा के बैठ जाएं, ठीक है। नॉर्मल ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंट होके। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने इंट्रोडक्शन प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो नहीं भी कहते, खुद ही इंट्रोडक्शन, आप फ़लाने जी, ठीक है जी, ठीक है। जिस लैंग्वेज में वो आपसे बात करें, क्वेश्चन करें, उसी लैंग्वेज में आंसर करने की, ठीक है। इंग्लिश लाजमी नहीं, अगर उर्दू में क्वेश्चन पूछते हैं तो उर्दू में आंसर करें, इंग्लिश में पूछते हैं इंग्लिश में आंसर करें, ठीक है। मेन चीज़ हमारे सब्जेक्ट में जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। इंग्लिश इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता कि ये एक बैरियर है। इसके अलावा मसलन चेयरमैन आपसे क्वेश्चन करेगा, आपके इलाके के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट का कोई जनरल सा क्वेश्चन पूछो, उसके बाद वो किसी एक मेंबर के हवाले कर देगा, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी को, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी उन्होंने क्वेश्चन करने हुए क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे मैं फ़र्दर आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा ड्यूरिंग सेशन कि आपने कैसे वो करने, हैंडल करने इस चीज़ को। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी वाले मेंबर को की तरफ करेगा, तो वो आपको वो करेगा कि अब वो क्वेश्चन करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उनके आपने आंसर करने, और एट द एंड वो आपको कहेंगे ओके आप जा सकते हैं। तो आप बड़े तहम्मुल से उठें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उठाएँ, उनको थैंक यू बोलें और बाहर आ जाएँ, ठीक है। नॉर्मल होके, कोई इतनी वो ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो ये थी हमारी जनरल गाइडलाइंस अबाउट इंटरव्यू। कोशिश मैंने की है कि मैक्सिमम चीज़ें जो जनरल है उनको यहाँ पे कवर करूँ। अब इन गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए अपना आपने क्या करने, एनालिसिस करने की कहाँ कहाँ कमी है जो हो सकती है, तो वो आप उसको करें। इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर किसी से आपने वो गाइडेंस ली और इससे कोई अच्छा पॉइंट है तो शेयर करें कि मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूं। तो बाकी है कि फिर भी कोई इशू हो तो आप ये कि ग्रुप में पूछ सकें। थैंक यू सो मच।